हेलो एवरीवन, बीएससी फाइनल ईयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और यूनिट सेल क्या होते हैं। तो यूनिट सेल को आज थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि हमें क्रिस्टल की जब प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होंगी तब यूनिट सेल को हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने यूनिट सेल को अच्छे से आपको बताया है एनिमेशन के द्वारा भी, तो उसको एक बार आप देख लेंगे। ठीक है। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्रिस्टल और लैटिस। क्रिस्टल और लैटिस विच ऑन कंटिन्यूअस रिपीटेशन कैन जनरेट होल लैटिस और क्रिस्टल। यूनिट सेल वह सबसे छोटी इकाई है जिसकी सतत पुनरावृत्ति संपूर्ण क्रिस्टल अथवा लैटिस का निर्माण करती है। यहां पर लैटिस और क्रिस्टल, लैटिस का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी पॉइंट्स, और क्रिस्टल का मतलब होता है कि अगर हम उस लैटिस पॉइंट में बेसिस को फिट कर दें तो हमारे पास एक क्रिस्टल आ जाता है। जैसे लैटिस प्लस बेसिस मिलकर क्या बनाते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये लैटिस पॉइंट्स हैं, इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, प्लस ये क्या है आपका बेसिस, एटम और मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू दिस। मतलब कि ग्रुप ऑफ एटम्स को मैं क्या करूं, एक एटम को यहां फिट करूं तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, फिर दूसरे को यहां फिट करूं, इस तरह से क्या हो जाएगा, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर हमको मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर कि यूनिट सेल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। यूनिट सेल पहला होता है प्रिमिटिव, यूनिट सेल। इसका मतलब क्या होता है कि लैटिस पॉइंट्स belongs to only at corners of the unit cell। हिंदी में लिख देते हैं, लैटिस बिंदु केवल यूनिट सेल के कोनों पर पाए जाते हैं। सेकेंड है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। लैटिस पॉइंट belongs to at corners as well as at corner as well as other position of the unit cell। लैटिस बिंदु यूनिट सेल की
यूनिट सेल के कोनों के साथ साथ अन्य स्थितियों पर भी पाए जाते हैं। इसको लिख लीजिए पहले, फिर समझते हैं ये क्या है। यूनिट सेल को हमने पढ़ा था ओमेगा से, आप सभी को यूनिट सेल पता होगा। स्मॉलेस्ट यूनिट होता है क्रिस्टल का, और ये दो प्रकार का है, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब होता है कि लैटिस पॉइंट जो होते हैं वो यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे पाए जाते हैं, और नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है कि जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो कॉर्नर्स के अलावा और दूसरी पोजीशन पे भी पाए जा सकते हैं। यहां पर देखिए कि यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। यूनिट सेल में प्रिमिटिव किसको बोलेंगे कि जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं। अगर मैं 3D लैटिस पॉइंट में एक यूनिट सेल बनाऊं क्यूबिक और घनी क्रिस्टल का, तो इसका लैटिस पॉइंट कैसे बनेगा, देखिए इस तरह से। ये कौन सा होता है, तो इसके कॉर्नर्स कितने हैं, यूनिट सेल है अगर एक क्यूबिक क्रिस्टल का, सिंपल क्यूबिक जो हम पहले पढ़े थे, सरल घनी, ये देखिए कितने हैं लैटिस पॉइंट यहां पर, कॉर्नर्स पे पाए जा रहे हैं, तो ये एक यूनिट सेल होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाएगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। लेकिन इसके अलावा हमने पढ़ा था BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, या अंतः केंद्रित घनाकार क्रिस्टल होता है। इसको हिंदी में भी मैं अभी लिखवाऊंगा, पढ़ेंगे तो इसको। इसका मतलब क्या होता है कि जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो कॉर्नर्स के अलावा किसी और पोजीशन पे भी होते हैं। BCC इसका एग्जांपल हो सकता है, देखिए जैसे लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे है, ये तो इसका प्रिमिटिव हो गया। लेकिन बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, एक लैटिस पॉइंट यहां पर भी पाया जाएगा या एक एटम यहां पे भी पाया जाएगा। तो ये देखिए कॉर्नर्स के अलावा किसी और पोजीशन पे, अदर पोजीशन ऑफ द यूनिट सेल, तो लैटिस पॉइंट यहां पे भी इस क्यूब के सेंटर पे पाया जाता है, तो इसीलिए इसको बॉडी सेंटर्ड कहते हैं। FCC भी एग्जाम्पल है कि उसकी फलक पे पाए जाते हैं लैटिस पॉइंट। इसमें भी देखिए ऐसे कॉर्नर्स पे पाए जा रहे हैं, और इसके कितनी फलक हैं, 6 फलकें हैं। ये राइट वाली, ये लेफ्ट, ऊपर वाली ये वाली, और नीचे ये वाली, और पीछे और सामने की तरफ ये वाली। तो इसमें क्या होगा, एक एक एटम यहां पाया जाता है। इस तरह से 4 एटम तो बन गए, अब पीछे वाली फलक पे एक बनेगा, और सामने वाली ये जो फलक दिख रही है इसमें एक बनेगा। तो इस तरह से देखिए ये जो दो यूनिट सेल्स हैं, ये दोनों जो यूनिट सेल्स हैं वो क्या है, आपके नॉन प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव है। और ये वाला जो है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल है, जिसमें लैटिस पॉइंट केवल
कॉर्नर्स पे पाए जा रहे हैं तो प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा, और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल लैटिस पॉइंट्स या एटम्स यूनिट सेल के कोनों के अलावा किसी और पोजीशन पे भी अगर पाए जाते हैं तो नॉन प्रिमिटिव होगा। इसको लिख लीजिए पहले। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल सिस्टम को। तो क्रिस्टल सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होते हैं। वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। स्थानांतरण वेक्टर अथवा स्थिति वेक्टर या स्थिति सदिश। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप पढ़ते थे कि अगर कोई ओरिजिन है, ये इसका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई और ये जेड, तो पॉइंट पी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स वाई एंड जेड क्या होते थे, कोऑर्डिनेट्स होते थे। ओ से पी तक की डिस्टेंस आर कहलाती थी। आर क्या होता था, पोजीशन वेक्टर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आई कैप जे कैप के कैप क्या होते थे, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। तो इसी में हम देखेंगे कि ट्रांसलेशन वेक्टर, अगर एक लैटिस पॉइंट की बात करें, इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, और उसमें ट्रांसलेशन वेक्टर होता क्या है उसको देखते हैं। पोजीशन वेक्टर सी है, तो इसी के आधार पे हम समझेंगे इसको। मैं 2D स्ट्रक्चर बना रहा हूं पहले, 2D ट्रांसलेशन वेक्टर। अब देखिए यहां पर सिंपल सा, अगर मैं इस तरह से लैटिस पॉइंट बनाऊं, ये इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, और इसमें आपको ये भी बताया गया था कि ये जो है आइडेंटिकल होते हैं। अगर दो लैटिस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर a है, तो यहाँ पर भी क्या होगी, वो a होगी। इसको लैटिस पैरामीटर कहते हैं या लैटिस कांस्टेंट कहते हैं। तो इसी में देखिए कि अगर मान लेते हैं कि मैं इस लैटिस पॉइंट में कोई ओरिजिन ले लूँ, जिसको मैंने O नाम दिया, और इसके इस डायरेक्शन में एक वेक्टर खींचा मैंने A, तो इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो स्मॉल a होगा। वैसा ही अगर मैंने इस डायरेक्शन में खींचा, 2D है तो दो ही डायरेक्शन खींचने की जरूरत पड़ेगी, तो ये B कहलाएगा। तो इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा, B। ठीक है, अब देखिए यहां पर, और ये एक यूनिट है, सिंपल एक यूनिट है, मतलब कि a की वैल्यू इतनी है। वैसे यहां पर भी a की वैल्यू इस तरह से होगी, वैसा इसकी वैल्यू b होगी इस तरह से, और आगे बढ़ाएं तो और बढ़ेगा। और मान लेते हैं कि मैं किसी पॉइंट को लेता हूं, जैसे मैं इसमें से इस पॉइंट को चूज करता हूं, जैसे देखिए ये वाला, ये ओरिजिन लिया, ये पॉइंट p है।
तो इसका ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होगा इस पॉइंट के लिए? देखिए ये वाला x डायरेक्शन में कितना खिसका a 2a, और y डायरेक्शन में कितना खिसका b 2b। तो इसके आधार पे ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होगा? ये 2 यूनिट खिसका है, ये फर्स्ट यूनिट, ये सेकेंड यूनिट, तो इसको क्या लिखेंगे 2a प्लस, और y डायरेक्शन में या b डायरेक्शन में किसका है 2b। इस तरह से हम इसको लिखेंगे, या और भी चीज़ें लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस तरह से। या फिर एक जनरल फॉर्म में लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं n1a प्लस n2b, और यहाँ पर a and b आर द लैटिस पैरामीटर्स हैं, और n1 n2 क्या है? इंटीजर्स। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया कि इन अ गिवन डायग्राम टेकिंग एनी पॉइंट O as a origin and any other point P is represented by translational or position vector is T equal to n1a plus n2b। इसको हिंदी में भी मैं लिखवा देता हूं। हिंदी में इसको क्या लिखेंगे? दिए गए चित्र में किसी बिंदु O को मूल बिंदु लेकर बिंदु P का स्थानांतरण सदिश T इक्वल टू n1a प्लस n2b। यहां पर n1 क्या है और n2 क्या है? इंटीजर्स है, और a और b क्या है? आपके लैटिस पैरामीटर हैं। a एंड b क्या है आपके? अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट लूं, ये वाला पॉइंट लूं, अगर मैं ये पॉइंट लेना चाहूं, अगर मैं p डैश इसके लिए लिखता हूं, तो p डैश के लिए मेरा क्या हो सकता है? इसको आप चाहें तो ओरिजिन को ऐसा खींच भी सकते हैं, चाहें तो इस तरह से। ये ट्रांसलेशन वेक्टर होता है आपका। वैसे अगर मैं इस पॉइंट के लिए लिखना चाहूँ तो क्या होगा? देखिए कितना यूनिट किसका है? यहाँ से 1 यूनिट, यहाँ से 2, यहाँ से 3, तो a डायरेक्शन में 3 यूनिट किसका है और यहाँ पर 2 यूनिट। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं? 3a प्लस 1b।
देखिए 0 से 1, 0 से A, 2A, 3A, ये वाला आपका 3A होगा, यहाँ से यहाँ तक 3A होगा और यहाँ से यहाँ तक होगा 1B। इसी पॉइंट के लिए देखिए आप, वैसा इसके लिए भी लिया गया है, वैसे ही यहाँ पर मैंने लिखा है इसको। तो आप किसी पॉइंट के लिए इस तरह से ट्रांसलेशन वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। ये 2D था, 3D में भी होगा, उसको देखते हैं। जल्दी से लिख लीजिए इसको। तो ये हो गया होगा आपका। तो मैं ये कहूँगा कि इसका स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, ठीक है। आप अगर बैठे हैं इस लेक्चर की क्लास में तो कॉपी पेन निकाल के बैठिए, जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए और उसके बाद उसको नोट भी कीजिए, जो नोट करने के लिए कहा जा रहा है। हाँ, अब ट्रांसलेशन वेक्टर को हम क्या करते हैं, 3D में पढ़ते हैं। जैसे अभी हमने 2D देखा, एक्चुअल में हमारे पास जो सॉलिड मटेरियल्स होंगे वो 3D स्ट्रक्चर के होंगे मोस्ट ऑफ द, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 3D में पढ़ेंगे। तो पहले क्या करता हूँ, मैं 2D स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फिर उसी को फिर 3D में बनाएंगे, क्योंकि इस बोर्ड में बनाना इतना आसान नहीं है। तो देखते हैं इसको, ट्रांसलेशन वेक्टर इन 3D। थ्री डी में 3 डायमेंशन या त्रिविमी में स्थानांतरण सदिश। तो इसको बनाने के लिए पहले मैं 2D स्ट्रक्चर बना रहा हूं। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ओरिजिन ले लेता हूँ। जैसे हम बनाएंगे, अगर ये एक्स एक्सिस हो गई, वाई और जेड हो गई, तो वाई और जेड को मैंने बना दिया है। तो मैं इसके अलोंग लेता हूँ ए को, और वैसा ही अगर इसके अलोंग मैं लेता हूं, और ये जरूरी नहीं कि दोनों परपेंडिकुलर हो, मैं यहां से भी ले सकता हूं चाहूं तो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है हम इसी तरह से निर्धारित करेंगे। ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा आपका, 90 हो भी सकता है और नहीं भी। तो देखिए यहां पर अब क्या करते हैं, इस बोर्ड के बाहर की तरफ मैं एक्सिस निकालूंगा एक ठो, मतलब कि इस बोर्ड के बाहर की तरफ ऐसे पॉइंट्स बने होंगे। जैसे ये आपका ए डायरेक्शन में है, ये बी डायरेक्शन में, वैसे ये बाहर की तरफ पॉइंट बने होंगे। तो मैं उसको यहाँ पर बना रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा इसको मैं टिल्ट करके बना रहा हूँ। इसको क्या लिखेंगे हम, सी। अब देखिए सेम जैसे पॉइंट्स हैं उसी टाइप के यहाँ पर भी बनाइए। ये पॉइंट्स एक्चुअल में आपको ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये है कैसे, बाहर की तरफ है।
इधर बाहर की तरफ, ये जो पॉइंट, ये जो लाइन मैंने बनाई, ये लाइन बाहर की तरफ है और ये पॉइंट्स भी ऐसे बाहर की तरफ रखे हुए हैं। अब इसी को अलोंग इस तरह से लाइन बना लीजिए यहां पर। वैसा ही इसको रिपीट कर दीजिए यहां पर। इस तरह से आपका एक 3D स्ट्रक्चर बनते जाएगा ये। वैसे ही इसको भी रिपीट करते जाइए। हालांकि इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए पूरा, मतलब ये बाहर की तरफ पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इसको मैंने क्या नाम दिया, सी नाम दिया। और यहां पे मैंने कोई ओरिजिन ले लिया बी। तो इसी के अकॉर्डिंग जो ट्रांसलेशन वेक्टर होगा वो डिफाइंड होगा आपका ए डायरेक्शन के लिए, बी डायरेक्शन के लिए और सी डायरेक्शन के लिए। तो इसको क्या लिखेंगे, n1 a प्लस n2 b प्लस n3 c। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए कि अगर इस पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक, कौन सा पॉइंट आ रहा है, एक यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, मतलब कि यहां पर ट्रांसलेशन वेक्टर होगा हमारा 4a। अब b के डायरेक्शन में देखिए, ये b का डायरेक्शन 1 यूनिट, 2 यूनिट, इसका 2 यूनिट आ रहा है 2b। अब c का देखना इतना आसान नहीं है, तो आप c को आप कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं। जैसे मैं इसको क्या करता हूं, 3c यूनिट ले लिया इसमें, क्योंकि यहाँ पे शो करना उतना आसान नहीं है कि मैं इस पॉइंट में, इसको मैंने यहाँ पर लिया है पॉइंट को, तो उसके अकॉर्डिंग। तो वैसा ही यहाँ पर n1, n2 and n3 आर द इंटीजर्स, and a, b and c आर द लैटिस पैरामीटर। और यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि ए, बी और सी जो वेक्टर्स हैं, इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल 90 हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि नेचर में ऐसे क्रिस्टल भी पाए जाते हैं जिसमें एंगल्स का डिफरेंस होता है। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, तो इन एंगल्स के बारे में हम थोड़ा समझेंगे और किस तरह से ये स्ट्रक्चर बनते हैं उसको देखेंगे। तो यहां पर इन जनरली अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो हमें ए बी सी के अलावा, ए बी सी के अलावा हमको एक एंगल्स भी डिफाइन करने होंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इसको क्या कहेंगे, एंगल्स बिटवीन ए, बी एंड सी। ए, बी, सी के मध्य कोण, अल्फा, बीटा एंड गामा क्या होगा, ए, बी और सी के बीच का कोण होगा। तो यहां पर इन जनरली अगर मैं बात करूं तो ओरिजिन ये वाला है, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा, ये हो जाएगा आपका बीटा और ये हो जाएगा आपका गामा। ओ को आप यहां लिख लीजिए इस तरह से। देखिए मैं ओरिजिन चाहे तो ये भी ले सकता हूं ना, ऐसा वाला, इस तरह से, क्योंकि लैटिस पॉइंट मेरे चारों तरफ से है। मैं इसलिए कह रहा था आपको, चाहे तो मैं इसको भी ले सकता हूं, यहां से इस पॉइंट को भी ऐसा ले सकता हूं, तो बीटा चेंज हो जाएगा। वैसे गामा को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। तो इसको बना लीजिए आप।
तो इसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने ट्रांसलेशन वेक्टर पढ़ा, तो 7 क्रिस्टल सिस्टम आपका या 7 क्रिस्टल पद्धतियाँ कुछ इस प्रकार की होती हैं। ठीक है, 7 क्रिस्टल हैं, घनाकार क्रिस्टल, चतुष्कोणीय, टेट्रागोनल, समचतुर्भुजी, ऑर्थोरोम्बिक, एक नताक्षा मोनोक्लिनिक, त्रिनताक्षा ट्राइक्लिनिक, त्रिकोणीय ट्राइगोनल एंड षटकोणीय हेक्सागोनल। इस टाइप के कुछ 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और उनके कुछ ब्रेवाइस लेटिस होते हैं। ब्रेवाइस लेटिस का मतलब क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे। इसमें जैसे घनाकार क्रिस्टल के लिए या क्यूबिक के लिए 3 होते हैं, चतुष्कोणीय के लिए 2 होते हैं, समचतुर्भुजिक या ऑर्थोरोम्बिक के लिए 4 होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको ऐड करेंगे तो क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, 7, लेकिन ब्रेवाइस लेटिस जो होते हैं वो 14 होते हैं। 3 + 2 5 + 4 9 + 2 11 एंड +3 14। तो ये और इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हमने पैरामीटर सीखे ए, बी और सी, अल्फा, बीटा एंड गामा, जैसे अभी हमने पढ़ा था इसी तरीके से। तो अगर आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। यहाँ पर एक यूनिट सेल को डिफाइन कर रहे हैं हम यहाँ पर। इस डायरेक्शन में ए को लिखा था हमने, इस डायरेक्शन में सी को लिखा था और इस डायरेक्शन में बी को लिखा था, इस तरह से। और इनके बीच का एंगल था आपका, ये अल्फा था, ये बीटा और ये गामा। और इसकी ये साइड क्या होगी हमारी, इस डायरेक्शन की ए कहलाएगी, इस डायरेक्शन की क्या कहलाएगी, बी, और सॉरी इस डायरेक्शन की तो सी कहलाएगी, और इस डायरेक्शन की हमारी क्या कहलाएगी, बी। तो इस तरह से अगर आप देखें कि एक यूनिट सेल किस प्रकार से चेंज होता है। अगर घनाकार है तो ए बी सी की वैल्यू बराबर होगी और अल्फा बीटा गामा 90 के बराबर होंगे। अल्फा किसके बीच का एंगल है, बी और सी के बीच का, या फिर एक्स वाई जेड के टर्म में भी आप इसको याद रख सकते हैं। वैसा ही बीटा आपका ए और बी के बीच का एंगल लिया गया है, वैसा ही गामा किसके बीच का एंगल है, सी और ए के बीच का। तो अगर ये 90 के इक्वल है तो ये आपका कौन सा क्रिस्टल सिस्टम होगा, क्यूबिक या फिर घनाकार क्रिस्टल सिस्टम। और नेक्स्ट में देखिए चतुष्कोणीय में टेट्रागोनल, ए बी 2 भुजाएं इसकी बराबर होंगी, लेकिन एक जो तीसरी भुजा होगी यहाँ जो दिख रही है सी, वो क्या होगी आपकी, बराबर नहीं होगी ए और बी के। अल्फा बीटा गामा 90 के बराबर होंगे। और ये इनके एग्जाम्पल्स हैं, तो इसको आप लिख लीजिए एक बार। इसको बस एक बार हमको ऐसा लिखना है, ऐसे याद होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। बाकी हम जो डिटेल में पढ़ेंगे वो केवल क्यूबिक क्रिस्टल ही होगा। और ब्रेवाइस लेटिस क्या होते हैं इसको अभी पढ़ेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये पैरामीटर्स हैं ए बी सी, जो इस तरह से एक यूनिट सेल का निर्माण करते हैं, और वैसा ही अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और चीज़ें देख लीजिए, आपको यहाँ कहीं कंफ्यूजन ना हो। ट्राई क्लिनिक में देखिए ये वाला, इसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, तीनों साइड्स बराबर नहीं है, उससे आप देख सकते हैं। फिर अल्फा बीटा गामा भी बराबर नहीं है और 90 के बराबर भी नहीं है। और उसके ठीक नीचे देखिए यहाँ पर त्रिकोणीय ट्राइगोनल में तीनों भुजाएं बराबर होंगी, अल्फा बीटा गामा भी बराबर होंगे, लेकिन 90 के इक्वल नहीं होंगे, ये कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल इस तरह के होंगे। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे
तो इसके आधार पे हम पढ़ेंगे इसको। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस करते हैं कि ब्रेवाइज लैटिस का मतलब क्या होता है। जैसे आपको बताया गया कि सरल घनी क्रिस्टल जो होता है या फिर क्यूबिक या घनाकार क्रिस्टल जो है वो आपका 3 प्रकार का होता है। सिंपल क्यूबिक होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है और फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। तो ये उसके ब्रेवाइज लैटिस होते हैं, क्योंकि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर या यूनिट सेल का स्ट्रक्चर क्या है, उसका क्यूबिक है, लेकिन एटम का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, मतलब कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल अलग अलग है। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, ब्रेवाइज लैटिस कहते हैं। कि ब्रेवाइज ने ये बताया था कि क्रिस्टल का जो सिस्टम होता है वो तो 7 है, लेकिन उसमें जो एटम का अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनकी संख्या चेंज हो जाती है। तो इसलिए क्यूबिक में हम 3 पढ़ चुके थे। सिंपल क्यूबिक पढ़े थे, जैसे इसको यहां देख लेते हैं, हमने जैसे पढ़ा था अभी क्यूबिक में हमने पढ़ा था सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। तो इस तरह से इसके 3 ब्रेवाइज लैटिस ये वाले होंगे। एटम का अरेंजमेंट मैं आपको बता चुका हूं। सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होगा, एटम्स कहां पाए जाएंगे सिंपल क्यूबिक में, कॉर्नर्स पे। बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर के अलावा यूनिट सेल के सेंटर पे भी एटम्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। आप चाहें तो देख भी सकते हैं इसको। ये कॉर्नर्स के एटम्स हो गए और इसके ठीक क्यूब के ठीक सेंटर पे पाया जाता है। दोनों में क्या अंतर है देखिए आप, या फिर एक और बना देते हैं। यहां जगह थोड़ा सा कम है इसमें, तो आई होप आपको दिख रहा होगा। ये इसमें इस तरह से फेस में बनाए जाते हैं। ये क्या है, तीनों आपके क्या है, क्यूबिक क्रिस्टल है। सिंपल, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर्ड। तीनों में क्या अंतर है, तीनों क्यूबिक हैं, लेकिन तीनों के एटम्स में डिफरेंस है, एटम के अरेंजमेंट में डिफरेंट है। क्या है देखिए, इसमें कॉर्नर्स में एटम पाए जा रहे हैं और इसमें कहाँ पाए जा रहे हैं, कॉर्नर के साथ साथ एक सेंटर पे भी एक एटम है। और इसमें कहाँ पाया जा रहा है एटम, कॉर्नर के साथ साथ इसकी जो 6 फेसेस है, हर एक फेस में एक एटम पाया जा रहा है, या एक लैटिस पॉइंट है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पे ये 3 ब्रेवाइज लैटिस होंगे सिंपल क्यूबिक के। वैसा ही चतुष्कोणीय के लिए भी होंगे, समचतुर्भुजी के लिए 4 होते हैं। तो इसमें एक और होता है, जैसे समचतुर्भुजी के लिए ये 3 तो रहेंगे ही इस पैरामीटर के आधार पे, लेकिन इसमें एक और होता है बेस सेंटर्ड, मतलब कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है बेस सेंटर्ड के लिए, उसमें क्या होता है कि एक एटम यहां पे और एक यहां पे भी पाया जाता है। इसको बेस सेंटर्ड कहते हैं कि सरफेस के 6 फलकों में से किसी 2 फलक में पाया जाता है एटम्स। तो इसके आधार पे हम इसको पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आज जो बताया गया है, हमने पढ़ा है केवल यूनिट सेल के टाइप्स पढ़े आज, और यूनिट सेल के टाइप के साथ साथ हमने ट्रांसलेशन वेक्टर पढ़ा या स्थानांतरण सदिश पढ़ा, और इसके बाद हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, किस तरह से उसको क्लासिफाई हमने किया इनके पैरामीटर्स के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्यूबिक क्रिस्टल को केवल पढ़ेंगे। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, उसकी कुछ विशेषताएं होंगी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कहूँगा कि इस लेक्चर को आप पूरा देखिएगा अच्छे से, तभी आपको नेक्स्ट लेक्चर समझ में आएगा। थैंक यू।